प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को आज संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने कहा, रूस भारत ने वक्त वक्त पर अपनी दोस्ती निभाई है। पीएम ने कहा, साल 2019 में मैंने व्लादिवोस्तोक में एक फोरम में हिस्सा लिया था जिसमें एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई। भारत और रूस एक गहरे दोस्त हैं। वक्त वक्त पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का प्रमुख बनेगा। रॉयटर्स के हवाले से खबर है, अफगान सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर ही करेगा। इसके साथ ही तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब भी सरकार में शामिल होगा। इसके अलावा शेर मोहम्मद को भी नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद आज सरकार के गठन को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने यह बताया कि सरकार गठन का ऐलान कल किया जाएगा। इससे पहले रॉयटर्स ने दावा किया था, तालिबान अफगानिस्तान में आज ही अपनी नई सरकार का गठन करेगा। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा शुरू करने के लिए तालिबान ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा देने वाले एरियाना अफगान एयरलाइंस ने कहा है, जैसे ही उन्हें एविएशन अथॉरिटी से हरी झंडी मिलेगी वो विमान सेवाएं शुरू कर देंगे। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 4 सितंबर को कुछ अधिकारियों को लेकर यूएई से काबुल पहुंचेगी। तालिबान और पंजशीर लड़ाकों की भीषण जंग के बीच अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर यूएन से मदद मांगी है। सालेह ने लिखा है, तालिबान ने पंजशीर आने वाले रास्ते को रोक दिया है। साथ साथ दवा, फोन, बिजली, सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। तालिबानी वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम यूएन से तालिबान के इस व्यवहार का संज्ञान लेने की अपील करते हैं। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को चीन अपने कब्जे में लेने की फिराक में जुटा हुआ है। खबर है, चीन इसे लीज पर ले सकता है। रणनीतिक रूप से अहम बगराम एयरबेस कभी अमेरिका के कब्जे में हुआ करता था। बगराम एयरबेस को चीन भारत के खिलाफ मजबूत होने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूपी में रहस्यमयी बुखार से मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में अब तक इस बुखार से 50 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया और जिला अस्पताल में अब भी 320 से ज्यादा लोग भर्ती हैं। इनमें 40 बच्चे हैं। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है। फिरोजाबाद में लगातार मौतों के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए केंद्र की 2 एजेंसियों को फिरोजाबाद भेजा गया। केंद्र की एजेंसी एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, राहत सामग्री बांटी। सीएम योगी ने दावा किया, प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति अब तक तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए 11 सितंबर तक की समय सीमा भी तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की नीति पर सख्त होते हुए कहा, जब तक आप कुछ करेंगे तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोरोना महामारी को लेकर लंबे समय से बंद पड़े स्कूल खुलने लगे हैं। लखनऊ में 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला गया है। स्कूल खुलने के साथ स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत हर पीरियड के बाद सभी क्लासरूम को सैनिटाइज भी करना अनिवार्य होगा। वहीं लंबे समय के बाद स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। स्कूल खुलने के बाद दिल्ली के स्कूलों में भी रौनक लौटनी शुरू हो चुकी है। खराब मौसम की वजह से हालांकि पहले दिन स्कूलों में काफी कम बच्चे दिखाई पड़े, लेकिन अब स्कूलों में करीब 80% बच्चों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। 1 सितंबर से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। स्कूल खुलने के बाद कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 35 नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए। 17 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। सक्रिय मरीजों की तादाद 362 है। होम आइसोलेशन में 83 कोरोना मरीज हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 1% से भी नीचे है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर आज जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को मोदी सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंपने से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। राजीव शुक्ला केंद्र के मोनेटाइजेशन का भी विरोध करते हुए नजर आए और कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो बीजेपी वाले हवा महल और आमेर चित्तौड़ का किला भी बेच डालेंगे। पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक गंदी हरकत की। मना करने पर विधायक जी यात्रियों से भी भिड़ गए, लेकिन जब तस्वीरें वायरल हुई तब एमएलए ने माफी मांगी है। गोपाल मंडल बिहार के गोपालपुर से मौजूदा विधायक हैं।
शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुनव्वर राणा को राहत नहीं दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से दरअसल इनकार कर दिया। मुनव्वर राणा पर महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है। मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के गुलपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ ने आतंकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सीमा की तरफ से आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक में थे। फिलहाल इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। टीवी के बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में आज विलीन हो गए। मुंबई के ओशिवारा शमशान भूमि में ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ की मां और दोस्त शहनाज गिल इस मौके पर मौजूद थी।